कंसंट्रेट करके मुझे पढ़ाते हैं। चलो देखो बेटा, अब एक ऐसा क्वेश्चन अभी मैं शुरू कर रहा हूं जिस क्वेश्चन में कंप्लीट का याद रखो कि लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा वो चीज थी कि किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी, और उसमें हमने कोई नई चीज नहीं सीखी है, कोई बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट नहीं लाया, बल्कि अपने पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इनहेंस करते हुए पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के तहत फीफो और लीफो की मदद से हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मांगी। हाँ, तो कल हमने एक सवाल किया था जो एलसीएम के नाम से था, या पिछले लेक्चर में था, तरतीब में पिछला लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नंबर डालूंगा मैं। उसमें एक नई चीज सीखी थी, वो बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है, लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन मैंने वो सवाल करवाया कि आपको एक दफा बता दूं कि अगर आप वो खुशनसीब या बदनसीब हो और आपके जमाने में भी वो चीज आ जाए, क्योंकि एक दफा कोई चीज पेपर में अगर कभी आ जाए तो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते बिल्कुल से ऑल टुगेदर कि यार कभी नहीं आएगा, तो कभी भी वो हो सकता है। तो उसका एक पार्ट करवा दिया था, एक पार्ट रह गया था, अभी मैं ये कंप्लीट करवाना चाहता हूं। उसके बाद अगर टाइम बचा तो आज ही इस क्लास में उसका एक आखिरी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अब जो सवाल मैं करवा रहा हूं ये है असल में फुल फ्लैश क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर जॉब ऑर्डर के साथ कनेक्टिविटी है कि जो जॉब ऑर्डर के साथ हमने पढ़ा था कि किस तरह जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार होता है तो 3 कॉस्ट इकट्ठी करते हैं, यानी कौन सी? मटेरियल की, लेबर की, एफओएच। तो मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करके साथ में वो लेबर और एफओएच देकर आपको ले जाएंगे, ठीक है। जब कभी सिंगल सवाल होता है जिसमें ये सारी चीजें नहीं होती तो वो एक ही क्वेश्चन में फीफो मेथड भी पूछते हैं, लीफो मेथड भी पूछते हैं और वेटेड एवरेज भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा सवाल होता है तो वो मेथड को कम कर देते हैं और पूरी साइकिल को आपसे समझने की कोशिश करते हैं। तो 2015 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरे साथ एक दफा ये क्वेश्चन निकाल कर सामने रखकर पढ़िए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये देखिए किस तरह से उसने कहा है, और ये खासा तवील क्वेश्चन एक बना दिया था क्योंकि मेथड भी होती है। आप देखें कि सना कंपनी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन बेसिक रॉ मटेरियल, क्योंकि आप एक बात, ये बात जो लाइन लिखी है वो एक तहमीद की बात है, एक डिस्क्रिप्शन ऐसी बताया गया कि सना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसके लिए एक ही रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। हालांकि आप जानते होंगे कि एक मामूली सा शर्ट भी हम बनाने जाएं तो उसमें भी एक ही रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती, कपड़ा, धागा, बटन और जो भी और जो कॉलर वगैरह की एक्सेसरीज है, क्या कहते हैं लड़कियों, ये जो कॉलर में होता है टेलर के खास लोग ठीक है। नहीं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, घर में अगर होता है तो मालूम होता है। दीज आर द एक्सेसरीज, मल्टीपल एक्सेसरीज, जो या कहना चाहिए कि मल्टीपल इन्वेंट्रीज है जो इस्तेमाल हो, ठीक है। लेकिन उसको आसान रखने की खातिर उन्होंने सादा सी बात की कि यहां पर एक ही प्रोडक्ट में एक ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। आगे कहते हैं कि ड्यूरिंग 1 वीक ऑफ ऑपरेशन द मटेरियल लेजर कार्ड रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग। अगर याद करो शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था कि कार्ड, बिन कार्ड का एक नजर कर दिया था आपने, अगर वो लेक्चर देखा हो जाके तो मैंने बिन कार्ड में समझाया था कि उसमें यूनिट्स का जिक्र होता है कि कितने यूनिट्स आए, कितने यूनिट्स निकले, कितने गए, इस तरह। इसलिए वहां पर उन्होंने सिर्फ कह दिया कि मटेरियल का लेजर कार्ड से ये मालूम हुआ कि ओपनिंग बैलेंस है 1400 एलबीएस। ये क्या है भाई, एलबीएस क्या है? वो है ना, ये क्या है? वो वेट है, ये पाउंड है। जब ये एलबीएस कहते हैं पाउंड, ठीक है, तो पाउंड बोल दीजिए, वेट है। तो ये पाउंड के लिए इस्तेमाल होता है 1400 पाउंड और ₹1.60 पैसा पर एलबी, ठीक है, यानी पाउंड। रिसीव्ड अगेन, उसके बाद रिसीव्ड है, अब मैं आगे नहीं पढ़ा, रिसीव्ड है, फिर 2 इशूड है, फिर एक रिसीव्ड है और फिर एक, ठीक है। ये हो गया वो डाटा जो मटेरियल से रिलेटेड था। अब जैसे ये डाटा खत्म हुआ, फाइनल नहीं बेटा आपके पास, ठीक है, तो उसके नीचे
अदर कॉस्ट फॉर द वीक देकर देखिए आपको डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे दी गई और क्या दे दी गई, तो आप समझ गए होंगे कि ये पिछले सवाल में मौजूद नहीं थी और मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि ये दो चीजें आज देकर सवाल को जॉब ऑर्डर की तरफ से बना देंगे। फिर देखिए यूनिट्स के बारे में बताया गया, 1770 यूनिट्स पर कंप्लीटेड। आप मुझे बता सकते हैं ये जो 1770 है और ऊपर जो यूनिट्स थे उनमें क्या फर्क है? सर ये फिनिश गुड्स, ऊपर वाले जो यूनिट्स थे वो असल में रॉ मटेरियल के थे, यानी अगर ये कहिए कि वो कपड़े के मीटर के हिसाब से कपड़े की थी तो ये अब शर्ट्स के लिए प्रोडक्ट तैयार होने के बाद इनका इस वाले यूनिट का ऊपर वाले से कोई काम या कोई वास्ता नहीं। जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऊपर वाले की करेंगे तो हम नीचे वाले यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल होगा लेकिन वो फिनिश गुड के वक्त होगा, क्योंकि फिनिश गुड भी जब आती है तो पिछली भी होती है, फिर बनती है, फिर वो सोल्ड होती है, फिर कुछ बच जाती है, तो सब कुछ वही होता है। लेकिन फिनिश गुड अलग है, रॉ मटेरियल अलग है। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड 1500 यूनिट्स वर सोल्ड। देखिए 1770 यूनिट कंप्लीट होते हैं लेकिन सोल्ड कितने होते हैं? इसका मतलब है कि 270 यूनिट्स बचा। समझ में आया 270 कैसे आया? मैंने माइनस किया। देयर वाज नो बिगनिंग इन्वेंटरी, कहने का कोई बिगनिंग इन्वेंटरी नहीं है फिनिश गुड की, एंड नो वर्क लेफ्ट इन प्रोसेस एंडिंग दैट इज मतलब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। ये ध्यान में रहे, इन्वेंटरी तीन तरह की होती थी ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और तो उन्होंने जिक्र किया रॉ मटेरियल का ऊपर, आखिर में जिक्र किया किसका? फिनिश का, और बीच में रह गई कौन सी चीज? वर्किंग प्रोसेस। तो कहने का भाई वर्किंग प्रोसेस की कोई इन्वेंटरी नहीं है, उसको भूल जाओ, बस जितना भी तैयार होता है वो तैयार होने के बाद ही, क्योंकि बाद ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें उस वक्त तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता जब तक कि प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए। उसके पीछे बात ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं दुनिया में बनते हैं कि वो अगर बीच में रोक दिए जाए तो वो खराब हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे तो बेकार होंगे। तो लाजमी सी बात है वो प्रोसेसेस फिर क्या होते हैं, हमेशा रुकते ही चल रहे हैं। कौन सा प्रोसेस? प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो जीरो से शुरू होता है और खत्म भी होता है तो जब होता है जब पूरे प्रोडक्ट क्या हो जाए, तैयार हो जाए। उस सूरत में हमेशा वर्क इन प्रोसेस की फिगर जीरो रहती है, बिगिनिंग भी और एंडिंग। और आसान तरीके क्वेश्चन में यही बात आपसे भी करता है। अब रिक्वायर्ड क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री लेजर बनाओ, तो इन्वेंट्री लेजर का कार्ड बनाओ किससे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से और लास्ट इन फर्स्ट आउट से, ठीक है। फिर लेजर अकाउंट बनाइए मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अंडर। अब मेरा ख्याल है कि आपको भी मैं अगर सिर्फ एक मेथड करा दूं तो आपके लिए काफी होगा, क्योंकि फीफो और लीफो तो दोनों सिखा चुका हूं, तो अगर मैं फीफो से करवा दूं, लेकिन इम्तिहान में भी याद रखिएगा दोनों से नहीं मांगा बाकी चीजें, एक से मांगा। सिर्फ इन्वेंट्री का लेजर दोनों से बनाना है, फीफो से भी और लीफो से भी, लेकिन जो आगे वाला रिक्वायर्ड है उससे भी एक जगह से कर दिया जाएगा, फीफो से कर दिया जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए दोनों कर दीजिए। मैं इस वक्त सारा काम फीफो से करवा दूंगा, आपने उसको फिर दोबारा से क्या करना है, फीफो से आपने लेजर भी बनाना है, जो मैं पहले सिखा चुका हूं, पिछले लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है, वहां से देखकर सीखकर आप उसको भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद पूरा काम आप इसमें भी कंप्लीट करें। क्लियर हो गई मेरी बात? तो शुरू करते हैं। आप भी अपने पास वो लाइन ड्रॉ कीजिए जो जरूरत है इस वक्त। इसमें आपके पास ये सबसे पहले आपको जो इन्वेंट्री लेजर बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करते थे वो लाइन ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा मैं आज
चले जल्दी सॉल्व करें। क्या नाम है कंपनी का? सफाई कंपनी। ठीक है, बड़ा अच्छा मुझ वाला सना है, अगर आप ले सकते हैं। सबसे पहला डेट है ओपनिंग का। अब इन्होंने कोई डेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं की है, तो मैं पहले बैलेंस में लिख देता हूँ नंबर 1 डाल के। ठीक है, डेट को इस्तेमाल नहीं की, तरतीब दिया खाली। तो 1400 यूनिट्स है और एक यूनिट जो है वो 1.50 का है। मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 1.60 1.60 हाँ 2240। 2240। मैंने 3 लाइनें नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा वो मेरे पास बोर्ड पे ना वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, आप लगा लीजिएगा, मैंने जस्ट शॉर्ट किया। 1400 यूनिट्स, ₹1.60 के हिसाब से 2240 रिसीव हुए हैं 1000 पाउंड। नंबर 2 डाल देता हूं यहाँ पे इसके लिए। कितने हिसाब से? 1.80। 1.80 क्या बना? 1800 शिफ्ट कीजिए, 1400 दोबारा उतारिए, 1.60 2240 1000 1.80 1800 टोटल बन गए 2400 और 0 40 और 4040 इशू किए गए कितने यूनिट्स? 800 यूनिट्स। फीफो में कहां से इशू होंगे? शुरू वाले 800 यूनिट्स इशू हुए। कितने के होंगे? एक 1.60 के होंगे। क्या वैल्यू आएगी? सर 1280। ओके, 1400 में से 800 चले गए, 600 बच गए। 1.60 960। 1000 एज इट इज बचे। सोलह 2760। सही है। यस सर। चौथे नंबर पे फिर इशूड है, यस सर। अगेन 800 यूनिट है। Yes, sir. लेकिन अब सिर्फ पहली वाले लॉट में चूंकि 600 यूनिट थे, 600 यूनिट 1.60 के 960 आ जाएंगे, मगर 800 पूरे करने के लिए 1000 वाली लॉट से हमें लेना पड़ेगा, जो 180 के हिसाब से थे और कितने 360 और बचे कितना 1000 से 2 गए तो ये 800। पहली वाली लॉट तो पूरी बिक गई, दूसरे में से 200 जाने की वजह से ये बचता है कितना 1440। फिर 5वें नंबर पे अगेन रिसीव्ड होता है 1200 पाउंड, ₹1 ₹2 के हिसाब से एग्जैक्ट ₹2 पे आ गया 2400। शिफ्ट कीजिए, 800 को दोबारा उतारिए। तरतीब ऐसे ही रखिएगा जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। बाद बच्चे के दूसरी करने की कोशिश करिए, सर अगर ये लाइन में लगाए तो इसको डायरेक्ट जाएंगे, मैं कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ वो एक प्रॉपर तरीका है कि भाई हमेशा एक दफा एक टोटल आ गया तो उसके नीचे क्या लगा दिया जाएगा, सिंगल लाइन लगा के
वो काम वहां पर खत्म हो गया, फिर नया काम शुरू हुआ तो नए सिरे से शुरू होगा। तो इसलिए आपको मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन ये एडवाइस जरूर करूंगा कि बेहतर है कि जिस तरह मैं करवा रहा हूं उस तरह करें, ताकि किसी भी किस्म की वो ना रहे। 2038 40 ओके। लास्ट इशू है 800। छठे नंबर पे फिर एक इशू है, और अब कितने इशू है? 800। ऊपर वाले इशू तो सिर्फ ऊपर वाला इशू हो जाएगा 800 पाउंड ₹1.80 के हिसाब से 1440, 1200 बच जाएंगे ₹2 के हिसाब से 24। तो लास्ट में 1200 यूनिट 2400 के हिसाब से 2200 यूनिट रिसीव हुए हैं। ठीक है, यस सर। रिसीव 2 ही है, जी सर। 2200 रिसीव हुए, 4200। 4200, 8 8 और 16 8 या 24, 2400 इशू हुए। $4040। 4040 कहना चाहिए। अब तेजी से થઈ ગયો हो गया समझ गया मैं आपकी बात। साबित कर रहे हैं आप कि आप इंजीनियर तालीम करते हैं। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, लेकिन केक करने लाया इसमें मेरे पास। ठीक, सर जाएंगे रहने दे बस। सर जुम्मे को छुट्टी आ रही है ना। जुम्मे को छुट्टी आ रही है, नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब तुमने जुम्मा पूरा करना। अब इसके बाद इसलिए सीरियस मत कर, डर लग रहा है देख के। अब क्वेश्चन के अंदर, हाँ भाई मरियम अभी पूछो तुम लोग, ताकि पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आराम से इसको एक चीज खत्म हो जाएगी, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अब जरा समझो कि सवाल का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अगर आप पेपर में कर रहे होते तो आप बेशक इसके बाद बीफो की तरफ चले जाते, और आप जा सकते हैं, आप खुद करिएगा, उसको वैसी बड़ी बात नहीं। लेकिन अब सवाल के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन सेकंड पार्ट में उन्होंने जो मांगा है ना, वो लेजर अकाउंट्स मांगे। अब लेजर अकाउंट्स को बनाने के लिए बेहतर है कि मैं उस चीज को आपको समझाऊं एंट्रीज की मदद से, क्योंकि अगर एंट्रीज हम बना लेंगे तो हमारे लिए वो चीज ज्यादा आसान हो जाएगी और ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते। अब याद कीजिए जॉब ऑर्डर, मैं जॉब ऑर्डर की बात कर रहा था, तो मैं इस वक्त आपको लेजर की तरफ ले जाने के लिए आपसे प्रिपेयर करवा रहा हूं जर्नल एंट्रीज। अब आप नोट कीजिए कि पहली जो ट्रांजैक्शन थी जॉब ऑर्डर की, जो शुरू होती थी 90% जॉब ऑर्डर के क्वेश्चन, या शायद 90 नहीं होना चाहिए मुझे, लेकिन ज्यादातर जब भी जॉब ऑर्डर शुरू होते थे तो मटेरियल परचेज से शुरू होते। यस सर। तो मटेरियल परचेज की एंट्री जरा सोचिए आप क्या बनाते थे। मैंने आपको सिखाया था कि चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट हो, कोई भी हो, सबको डालना कितना होता था, मटेरियल इन्वेंट्री की एक अकाउंट। तो यहां पर आप डेबिट करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट। क्यों केवल के अगर नंबर 1 से कंफ्यूज ना हो, नंबर 1 क्योंकि बैलेंस को लिखा हुआ, तो बैलेंस का जो नहीं होगा, असल में यहां से शुरू होगा कि पहली ये परचेजेस है, कितनी कॉस्ट 1800, तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कितने से 1800 से। अब चूंकि क्रेडिट कैश या वो नहीं पता, तो हमें मालूम है कि नॉर्मली हमें पता नहीं होता, तो हम इसको ले जाते हैं किस पर, ठीक है। तो नंबर 1 से मुराद है पहली परचेज, ठीक है। कहो तो मैं नंबर चेंज कर देता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है छोड़ दो, मतलब ये वाली, क्योंकि बिगनिंग की एंट्री नहीं बनती, आप सब जानते हैं बिगनिंग की एंट्री नहीं बनती। बिगनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, लास्ट ईयर की एंडिंग होती है और वो ऑटोमेटिकली बुक्स में मौजूद होती है, तो उसकी एंट्री नहीं बनती। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगली डेट पे एक इशू था,
800 यूनिट कितने के हिसाब से? 1280 के हिसाब से। अब सोचिए क्या होता था, मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, ट्रांजैक्शन होती थी जॉब ऑर्डर में, क्या एंट्री बनाते थे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री होनी चाहिए आपकी, शॉर्ट में लिखो, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, कितने से? 1280 से। क्या ये दोनों बात क्लियर हो गई? Yes, sir. फिर आप देखिए चौथे नंबर पे तरतीब के हिसाब से एक और इशूड है, अगेन ये एंट्री बना दीजिए, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, और इन दोनों को टोटल कर लीजिए 1320। ओके, सही है ना बिल्कुल? Yes, sir. फिर आप देखिए परचेज आ गए, Yes, sir. वही पहली वाली एंट्री रिपीट होगी, इन्वेंटरी डेबिट यानी अकाउंट्स मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट अकाउंट Credit. कितने से? 24। 24. और लास्टली बट नॉट लीस्ट अगेन इशूड कौन सी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट 1440। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. एनीबॉडी? तो समझ में आ गई बात? Yes, sir. आप इससे पहले यही एंट्री बनाते थे लेकिन आपको वैल्यू देते थे, आज पीछे का काम सिखाया कि वैल्यू आगे कैसे, वो आप दिमाग में गॉट इट? अब दो नई इंफॉर्मेशन जो पहले कभी नहीं होती थी इस चैप्टर में, क्या? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए आपकी एंट्री होती थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल क्रेडिट, कितने अमाउंट? 1800. और फिर एफओएच हम जानते हैं कि नॉर्मली हमेशा अप्लाइड एफओएच होता है, Yes, sir. वर्क इन प्रोसेस डेबिट, Applied FOH. अप्लाइड एफओएच 1400. 1400। अब आप कहेंगे कि सर आप इससे पहले कहते रहते थे कि 3 दफा वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, तो आज से तो 3 दफा हुआ है, हो गया ना? लेकिन मटेरियल कई दफा हुआ है, 2 दफा हुआ है, वरना है वो क्या 3 ही है ना। 3 दफा डेबिट होने का मतलब 3 चीजों में डेबिट हो गई, मटेरियल से, पेरोल से, एडवर से, और तीसरा एफओएच से अप्लाइड। तो ये दोनों मटेरियल इन्वेंटरी से डेबिट हुए थे, Yes, sir. और ये दोनों डेबिट हो गए, सॉरी ये 3 डेबिट मटेरियल इन्वेंटरी से हैं, और ये तीनों को एक ही काउंट किया जाएगा। जैसे ही 3 दफा डेबिट हो गए तो अगली एंट्री क्या होती थी? फिनिश। क्या एंट्री होनी चाहिए? Finish good debit. फिनिश गुड डेबिट, Work in progress credit. शाबाश, कितने सही हैं आप। Thank you, sir. इसके अमाउंट बता के मजीद शाबाश लीजिए। किताबों में कोई अमाउंट नहीं लिखी है यहीं से टोटल जी, यू हैव टू कैलकुलेट इट, ऐसे नहीं कैलकुलेट होता। अब यहां पर आपको याद रखिए कि इस वक्त उन्होंने फिनिश गुड के यूनिट्स दिए थे, और वो यूनिट्स दिए ही इसीलिए थे कि आप वहां जाकर उस चीज को क्या करने जाएं? कैलकुलेट करें। अब 2 बातें सुनिए, गौर से समझिए। पहला पॉइंट एक लिखा हुआ था, आपको याद है क्या लिखा हुआ था? नो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। Yes, sir. क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी एंट्री नहीं होगी। आपको ये जहन में बैठा लेना है कि फिनिश गुड निकालने के लिए हमें हमेशा, मैं इधर बनाऊं उधर बनाऊं, हमेशा बल्कि बनाता हूं इधर और एक जगह लेते हुए थोड़ा सा वर्क इन प्रोसेस का 3 अकाउंट बना सकते। बोलिए जॉब ऑर्डर बनाना सिखाया था, Yes, sir. और ये बात भी मैंने अभी कही कि इस प्रोसेस में लिखा हुआ ऐसा था कि वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग 0 है और बिगिनिंग है ना। Yes, sir. हालांकि बिगिनिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन बिगिनिंग बता भी तो नहीं रहे, तो तो जब बता ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? तो इस वक्त अगर हम देखें तो पहली दफा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ था दूसरी एंट्री में कितने से? 1280। तीसरी में डेबिट हुआ 1320, पांचवी में डेबिट हुआ 1440, छठी में डेबिट हुआ 1800, सातवीं में डेबिट हुआ 1490। कर दिया मैंने डेबिट। अब चूंकि क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम बैलेंस सीडी भी कह सकते हैं, वो क्या है? 7,000। ये 2 दफा डेबिट किसकी वजह से हुआ? मटेरियल इन्वेंट्री। ये किसकी वजह से? मटेरियल इन्वेंट्री। ये किसकी वजह से? ये लेबर, और ये अप्लाइड एफओएच।
सही है? जी सर। तो क्रेडिट किसकी वजह से होगा? फिनिश गुड। तो जब इस तारीख बचा हुआ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रोसेस में डाला गया वो सब का सब क्या हो गया? 7,320 7,320 30 30 ठीक है। अगर यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग दे देता तो क्या करते? फर्स्ट में वो कह देता वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है 1,000 तो तुम यहाँ पर 1,000 और इस टोटल फिगर से वो क्या करता है कि भाई अगर 17,330 7,330 पुट किया गया 1,000 बच गया तो उसका मतलब 6,330 फिनिश हो गया। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इस वक्त ये पहला टी अकाउंट 7,330 तो बताते बताते अगर देखें तो रिक्वायर्ड में वर्किंग प्रोसेस का टी अकाउंट मांगा था आपसे जी सर। तो हमने वर्किंग प्रोसेस का अकाउंट निकालना। ठीक है। अगर यहीं पर मैं चूंकि बात हुई है मैं आगे जाने से पहले एक और अकाउंट मांगा है उसने मटेरियल इन्वेंट्री का मांगा है। यस सर। तो अगर मैं यहीं पर मटेरियल इन्वेंट्री का टी अकाउंट बना दूं क्या होगा? पहले आपको मटेरियल इन्वेंट्री का बीडी बैलेंस देना पड़ेगा 2,240 की जो मौजूद था उतनी। जी सर। सही। उसके बाद आपने जो पहली एंट्री में डेबिट किया कितने से? 1,800। दूसरी एंट्री में डेबिट किया 1,200। दूसरी एंट्री में आपने क्रेडिट किया 1,280। तीसरी एंट्री में अगेन क्रेडिट किया 1,320। चौथी एंट्री में डेबिट किया 2,400 और पांचवी एंट्री में फिर क्रेडिट किया 1,440। देखिए बहुत से जितने से यहाँ क्रेडिट हुआ उतने से वहां यहाँ क्या हुआ? तो ये मटेरियल इन्वेंट्री की वजह से डेबिट हुआ था तो ये मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? ठीक है। इस पॉइंट्स को समझिए क्योंकि आगे जाके यही वाली चीजें कल की क्लास को भी लिंक करेंगे एंट्री अकाउंट के अंदर लिखने का तरीका क्योंकि अब वही एंट्री का कॉन्सेप्ट है लेकिन वो बात होता है टी अकाउंट से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट क्योंकि पता है ना टाइम कंस्ट्रेंट है। अब इतना बना के सिखा तो दूंगा लेकिन आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और अगर यहाँ पे लिखे तो ये तो बीडी है और ये क्या था? परचेज या कह सकते हो क्या? रिसीट। ये क्या था? रिसीट। दो ही रिसीट है ना। और अब अगर इनका करें आप टोटल करें जरा डेबिट साइड का 6,440 इधर कितना कम है? इधर जो कमी है वो सीडी बैलेंस होगी यानी आप तीनों को ऐड करके इससे माइनस करके 2,400। आप नोट करिए क्या ये 2,400 वही नहीं है जो एंडिंग बैलेंस था? यस सर। यही है ना एंडिंग बैलेंस? यही आना चाहिए था ना भाई कि भाई इतना पहले से था इतना इतना खरीदा इतना इतना प्रोड्यूस करा प्रोडक्शन में इस्तेमाल करा तो बच गई 2,400 यही सीडी अगली दफा के लिए अब जरा सी मेहनत कर लीजिएगा बैलेंस सीडी और बीडी से पहले बैलेंस लिख लीजिएगा पूरा शॉर्ट में लिख दिया अभी मैंने वरना नहीं तो ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दीजिए ये लिख लीजिए। बोलिए 2 टी अकाउंट मांगे थे आपसे यही 2 टी अकाउंट मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए। अब यही अमाउंट जो आपने 7,330 कैलकुलेट की यहाँ लिख दिया जाए लेकिन ये आसानी क्यों रही 7,330 की? क्यों नहीं आसानी से क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि वर्किंग प्रोसेस का एंडिंग नहीं था मगर ऐसी आसानी फिनिश गुड में नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड में आपको बताया गया कि यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं शायद 1,770 लेकिन सोल्ड हुए हैं 1,500। इसका मतलब है कि सारे यूनिट सोल्ड नहीं। तो जब सोल्ड की एंट्री होती थी हालांकि सेल्स की कोई सेल प्राइस दी उन्होंने कि सेल कितने पे हुई क्या नहीं तो उसका मतलब है सेल्स की 2 एंट्री बनाते थे आप याद है? एक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। तो चूंकि सेलिंग प्राइस का जिक्र नहीं है तो सेल्स की एंट्री नहीं बन सकती लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जिक्र ना होते हुए भी है सवाल में वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन एंट्री तो तय है ना क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या टी अकाउंट मांगा है? यस सर। फिनिश गुड का भी टी अकाउंट मांगा है? यस सर।
फिर हम फिनिश गुड का भी टी अकाउंट बनाएंगे और फिर हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी टी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि एंट्री में आ गया कोई मसला नहीं। लेकिन कैसे बनाएंगे और कैसे निकालेंगे? जब भी कभी ऐसा आ जाए तो याद रखना, हमेशा 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 क्या याद रखना कि वो यूज होंगे यूनिट्स के जरिए से। ये भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। इसमें भी फीफो और लीफो इस्तेमाल हो सकता है फिनिश गुड के बाद, लेकिन नॉर्मली क्योंकि बिगिनिंग कुछ नहीं है ना, फिनिश गुड की कोई बिगिनिंग तो नहीं बताई थी, तो बहुत सादा है। क्या कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए क्या चीज, यूनिट कॉस्ट किसकी, प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ फाइनल यूनिट प्रोडक्शन। कैसे? जो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड है, जिसको आप मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं, उसको हमेशा डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितनी कॉस्ट थी जो आपने फिनिश गुड में तैयार की? 7,330। 7,330। यही है? यस सर। कितने यूनिट्स थे जो उन्होंने सवाल में बताए कि तैयार हुए हैं? 17,17। तो डिवाइड कर 4.14। 4.144444 नहीं सर, 141249। ठीक है, तो उसको राउंडिंग में करते हैं। 7.14 के बाद क्या है? 1 तो बस हम 14 पे छोड़ दें। 7.14 आ गई, एक यूनिट की प्रोडक्शन। सही। आगे यस सर। तो कितने यूनिट थे? 7,000। फिर टोटल कितने थे? 1770। लेकिन सोल्ड कितने हुए? 1500। तो कुछ बच तो गए होंगे ना, तो निकालो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। लेकिन ये एंडिंग इन्वेंट्री किसकी है? फिनिश गुड्स की। कैसे निकलेगी? जितने फिनिश गुड के 4.14 आएगा सर। यस सर। हैं? 4.14 आएगा। जी सर, 4.14। मैंने भाई कैमरा वालों आप लोग देखिएगा 4.14 है, मैंने 7.14 लिखा है, थोड़ा उलझ गया हूं, सही कर दिया। फिनिश गुड जितने अनसोल्ड पड़े हुए हैं यूनिट्स, अनसोल्ड यूनिट्स, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो अभी आपने ऊपर यूनिट कॉस्ट। सर 11 एक मिनट, कितने यूनिट्स बचे? 270। अब ये बात समझाने की है कि समझ में आ गई। 1770 से 1500 माइनस किया और यूनिट कॉस्ट अभी निकाली ऊपर 4.14 111 7.8। 111 अपना मोबाइल नंबर नहीं बताओ, मुझे फिगर बताओ। 11,117.8। बस 0.8 मिनट ही लगाइए। 0.8 है जिसको आप 18 कर देना। 18, ठीक है ना? पॉइंट को ऐसा नहीं करती। 1100 किसकी वैल्यू हो गई? एंडिंग की। फिनिश गुड की एंडिंग। क्लियर? यस सर। तो क्या समझ में आया? साथ कि जब भी कभी फिनिश गुड आ जाए तो हम करेंगे क्या? आगे बढ़ने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बढ़ने के लिए 3 काम करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट। पहला काम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, या बल्कि ये कहना चाहिए कि पहला काम फिनिश गुड की कॉस्ट निकालेंगे और वो फिनिश गुड की कॉस्ट के लिए अब उसके लिए अकाउंट बनाएं, उसके लिए स्टेटमेंट बनाएं, किसी भी तरह निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? मतलब ये कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अप्लाइड एफर्ट, तीनों को एक लाइन से लिखते क्या करते हैं? प्लस बजाय टी अकाउंट में। बात तो यही होगी ना। तो आप स्टेटमेंट बनाकर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्या निकालेंगे? फिनिश गुड पहला। फिर दोहरा दूं, किसके लिए कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ने के लिए। कब कर रहे हैं? जब देखा कि फिनिश गुड की क्या पकड़ा दिए? यूनिट्स पकड़ा। हमेशा के लिए दिमाग में रखेंगे, जहां फिनिश गुड की यूनिट्स आ जाए तो फौरन दिमाग में आ जाएगा अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड पे गुड सोल्ड पे बढ़ने के लिए 3 काम करने। समझते हैं? हर चैप्टर में, एक चैप्टर अभी हमने पहले पढ़ाया था मैंने ऑनलाइन क्लासेस में, और फिर थोड़ा सा कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, जो अभी फिर एक दफा करना है मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पहला चैप्टर। वो बहुत आसान हो जाएगा आप पढ़ना, आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा वो चैप्टर, क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारे आ चुके हैं।
उस चैप्टर में भी फिनिश गुड निकालना होगा, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। मगर फौरन जान जाना कब जब फिनिश गुड की एंडिंग यूनिट्स आ गए ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना ही पड़ेगा, देगा नहीं। और उसके लिए क्या करा, पहला काम फिनिश गुड की टोटल कॉस्ट, फिनिश गुड की टोटल कॉस्ट बोले, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोले, फिनिश गुड के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले, सब एक ही बात है, निकाल ली। जी सर। दूसरा काम पर यूनिट कॉस्ट निकाल, पर यूनिट कॉस्ट। और उसका क्या तरीका है, जितना फिनिश गुड की टोटल कॉस्ट है उसको प्रोड्यूस करने वाले टोटल यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड बाय दो। यूनिट कॉस्ट आ गई। जी सर। उसके बाद जो बच गई कॉस्ट, जो बच गए यूनिट्स, उससे एंडिंग यूनिट आके तो 3 स्टेप हो गए। फिनिश गुड की कॉस्ट, फिनिश गुड की पर यूनिट कॉस्ट और फिनिश गुड की एंडिंग कॉस्ट। अब बताएंगे 1770 टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या चीज, सॉरी 1770 जो है टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट से कहां से सवाल में लिखा हुआ है यार, पहला ठीक है। पढ़ा था वहां पे। सही। अब उसके बाद हम बढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फिनिश गुड कट लिया। चूंकि सवाल में फिनिश गुड का फिर कहूंगा बिडी यूज नहीं हुआ था, बिगनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, छोड़ दीजिए 0। फिनिश गुड कितने से डेबिट किया था, तो डेबिट किया था 7330 के लिए। जितने से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ फिनिश गुड में, उतने से फिनिश गुड डेबिट हुआ। किसकी वजह से, अब ये लेके याद रखना, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ फिनिश गुड की वजह से, फिनिश गुड का अकाउंट डेबिट हुआ वर्क इन प्रोसेस की वजह से। साइकिल चल रहा है। जी सर। यहां से निकला मटेरियल इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हुआ, वर्क इन प्रोसेस से निकला फिनिश गुड और फिनिश गुड में आके वर्क इन प्रोसेस डेबिट। यू साइकिल साफ की तरफ लहराता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। क्यों, कल हमने पूरा साइकिल बनाना है इसी तरह से। यानी क्या होगा, उसमें आपको एंट्री के थ्रू नहीं बात करूंगा मैं, इसी तरह टी अकाउंट सारे बनाऊंगा और उसका पूरा फ्लो चार्ट सिखाऊंगा। वही वाली चीज जो जॉब ऑर्डर की थी, जो सारी एंट्रीज है वो एक की अकाउंट के जरिए से सिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि एक सवाल किस तरह से इम्तिहान में आया। अगर वो कॉन्सेप्ट है तो वो सवाल क्यों करके अटेम्प्ट करके 20 नंबर अपने कैश कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट हिल जाएगा तो नहीं कर सकते। हालांकि इतना ईजी है, इतना ईजी है, इतना ईजी है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फिनिश गुड आ गया, ये वर्क इन प्रोसेस आ गया साथ। अब आप जानते हैं सीडी बैलेंस इधर होता है, एंडिंग बैलेंस है ना। कितना एंडिंग बैलेंस, 1100, सॉरी क्या था 18। अब आपको ये भी मालूम है कि इस एंट्री में जो आपने बनाई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करके क्या क्रेडिट करते हैं, तो फिनिश गुड क्रेडिट होगा किस चीज की वजह से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा किसकी वजह से, एग्रीड। फिनिश गुड क्रेडिट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से होगा, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा फिनिश गुड की वजह से। कैसे निकाले वो, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है तो ये 7330, इधर भी 7300, तो कितना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 6212, सॉरी 6212, 6212। यही फिगर ऊपर जाके भी, क्योंकि ये महीना यहाँ 611 सर 212, 6212, ठीक है, 6212, 6212, जिसमें से यहाँ क्रेडिट तो इससे ऊपर जाके डेबिट। क्लियर, पढ़िए सवाल का एक पॉइंट और इसको हम क्लोज करते हैं। हम अच्छा याद रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट क्लोज होता है किससे, एक्सपेंस एंड वैल्यूएशन, क्योंकि उससे आगे आके प्रॉफिट और लॉस निकलता है, तो ये भी पढ़िए। रिक्वायर्ड नंबर 2, क्या यही सारा रिक्वायर्ड था? यस सर। कौन कौन से टी अकाउंट मांगे थे आप देख सकते हैं, उसमें मांगा था सेकंड रिक्वायर्ड में लेजर अकाउंट फॉर मटेरियल बना दिया, वर्क इन प्रोसेस बना दिया, फिनिश गुड बना दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ऑब्वियसली ये फीफो मेथड से है, क्यों, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को फीफो से। अब यही काम आप पहले किससे कर सकते हैं, दोबारा लीफो से करिएगा, अब खुद से करिएगा लाजमी, फिर दोबारा से ये प्रिपेयर कीजिएगा।
ये कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद ये अकाउंट बना लीजिएगा। क्या ख्याल है, कर सकते हैं? Yes, sir. तो ये पूरा काम यहाँ से फिर लीफो में होगा। अच्छा, यहाँ पे लीफो फीफो का फिनिश गुड में कोई अभी एप्लीकेशन नहीं। क्यों? फीफो लीफो होता ही जब है जब बिगनिंग वगैरह हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो, और फिनिश गुड में नहीं होगा। अगर फीफो लीफो होगा भी तो रॉ मटेरियल बस, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा आपके पास इस वक्त नहीं कोई चीज है। क्लियर? Yes, sir. इस चीज को यहाँ तक रखिए, इसके बाद हम अगली बात। थैंक यू वेरी मच। पहला बंद कर दो, 40 मिनट।